अब स्टूडेंट आइए, अब इसमें हम देखते हैं एक सरल लोलक के लिए हमको क्या करना है, सूत्र की स्थापना करनी है। ये प्रश्न पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो एक सरल लोलक है, प्रश्न में दिया है एक सरल लोलक। सरल लोलक क्या होता है स्टूडेंट? सरल लोलक होता है कि एक धागे से आपने एक पिंड को बांध दिया। अब इस पिंड को बांध दिया आपने, अब इसको आपने ऐसे खींच के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे दोलन करेगा। अब जब ये पिंड दोलन करता है तो हम देख सकते हैं इस पे जो धागे की जो लंबाई है वो कितनी है, हमने मान ली वो है L। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई वो L है, और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो कितना है, ये हमने मान लिया m द्रव्यमान है। और इस पे क्या लगेगी, नीचे गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण हमने मान लिया g द्रव्यमान है। तो प्रश्न में दिया है हमको, ये अनुमान तो है कि ये जो पिंड है ये क्या करता है, ये जो सरल लोलक है ये द्रव्यमान पे निर्भर करता है, पिंड के धागे की लंबाई पे निर्भर करता है, और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। पर ये किस प्रकार निर्भर करता है, इसका सूत्र क्या बनेगा? तो विमीय विधि से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको अनुमान है कि हम इसको सूत्र इस पे निर्भर करता है इन तीन चीजों पे, तो किस प्रकार से ये सूत्रों में आएंगे, तो हम इससे विमीय विधि से हम सूत्र को बना सकते हैं, सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। यही हमने अनुप्रयोग पढ़ा था किसमें, विमीय विधि के अनुप्रयोग में। तो चलिए देखते हैं अब कैसे हम सूत्रों को बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से करना है, और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो देखिए प्रश्न में भी दिया हुआ है एक सरल लोलक का आवर्तकाल, लोलक की प्रभावकारी लंबाई, लोलक की प्रभावकारी लंबाई, तो लंबाई कितनी दी है, लंबाई है कितनी होती है, लंबाई होती है L। वह गोले के द्रव्यमान M, और गोले का जो द्रव्यमान है ये भी दिया है क्या, M, और तथा गुरुत्वीय त्वरण ये क्या है, G पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापना कीजिए। तो स्टूडेंट ये तीन चीज पे निर्भर करता है बोल रहे हैं, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? तो देखिए क्या करना है हमको, हम विमीय विधि का ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो हमें आवर्तकाल है, तो हमने लिख दिया आवर्तकाल बराबर, आवर्तकाल को किससे लिखते हैं, T से। अगर ये जो पिंड है इसको यहां से छोड़ा और ये दोलन करके वापस इसी जगह पे आ जाए, तो उसको कहते हैं हम एक आवर्तकाल। जिस बिंदु से प्रारंभ कराए उसी बिंदु पे हमारा ये पिंड आ जाए वापस, तो उसको कहते हैं क्या, एक आवर्तकाल। और एक आवर्तकाल को लिखते हैं T से। T मतलब होता है, इंग्लिश के शब्द से बना है, तो इसका मतलब होता है टाइम पीरियड। तो देखिए स्टूडेंट, अब बोला कि जो T है निर्भर कर रहा है वो किस पे, ये निर्भर कर रहा है हमारा L पे, M पे और G पर। और ये किस प्रकार निर्भर कर रहा है, इसमें कितनी घातें हैं ये हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं, इसकी घात को मान लेते हैं A, इसकी घात को मान लेते हैं B, और इसकी घात को मान लेते हैं C। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, T को जैसे जो बायां पक्ष है वही दाएं पक्ष के बराबर करके हम इसको हल करेंगे। तो देखें T की क्या विमाएं आएंगी, T की विमाएं लिखना है हमको यांत्रिकी में। यांत्रिकी में क्या होता है, M, L और T। M की विमा दिख रही है यहाँ पे नहीं, शून्य, ये तो समय है, टाइम पीरियड है ना। लंबाई है शून्य, तो द्रव्यमान भी शून्य हो गया, लंबाई भी शून्य हो गई, और T है तो हमने लिख दिया T की जगह। तो इसका जो आ गया हमारा, ये निकल के आ गया। तो ये हमारा कौन सा पक्ष है, ये है हमारा बायां पक्ष। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं बायां पक्ष, ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब देखते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब स्टूडेंट जो दायां पक्ष है उसमें हम देखेंगे कि ये क्या क्या लिखा है, L, M और G। तो L की विमा क्या है, मैं इसको लिख देता हूं L। तो L की विमा क्या होगी MLT में, M है नहीं है 0, L है हाँ है, तो L को 1 लिख दिया, T है नहीं तो T को भी 0 लिख दिया। ये किसकी विमा आ गई, L की, जो ये यहाँ लिखा हुआ है। अब ये M है हाँ है, M लिख दिया। M की विमा है हाँ, M तो खुद ही द्रव्यमान है, तो M की विमा कितनी हो गई, ये। L है यहाँ पे नहीं, शून्य। T है नहीं, शून्य। इसके बाद आ गए हम G पे। अब G के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखें स्टूडेंट, G क्या होता है, कर देते हैं। हमें पता है G एक त्वरण है, तो A बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। और वेग क्या होता है, वेग होता है दूरी बटे समय, और ये वाला समय क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए, दूरी को किससे नापेंगे, L से, और T गुणा T कितना होगा, T स्क्वायर। तो इसकी विमा कितनी आ गई, L बटे T स्क्वायर। और T स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगी A की विमा, LT-2, क्योंकि नीचे लिखी है और ऊपर जाएगी तो घातें क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। अब देखिए G में M है नहीं है 0, L है हाँ है 1 है, तो T कितना है -2। अब स्टूडेंट ये जो बहुत आसान है, अब इसको आपको क्या करना है, जो बाएं पक्ष की जो विमा है, जो T की आई है, उसके सामने ये दाएं पक्ष की विमा को लिख देना है इस सूत्र में। तो देखिए T की विमा कितनी है, ये है T की विमा है हमारी M0, L0, T1। अब हम दोनों को बराबर में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, दोनों को बराबर में।
ये हमारा टी हो गया, टी के बराबर में एम, टी के बराबर में टी अनुक्रमानुपाती क्या है, एल। टी की जगह हमने ये लिख दिया। अब अनुक्रमानुपाती एल की जगह हम क्या लिख दें, एल की जगह हम लिख देंगे ये। और देखें स्टूडेंट, ये एल की जगह ए भी लिखा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो एल की जगह पहले ये रखेंगे, m0 l1 t0। देखें ध्यान से देखना है, एल की जगह हमने एल का मान रख दिया, m0 l1 और t0। अब एल के ऊपर यहाँ पे ए भी लगी है, घात भी लगी है, तो ए भी लगाना है हमें, ए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एम की विमीय सूत्र क्या लिखा है, m1 l0 t0, ये लिख दो। यहाँ लिख देते हैं हम m1 l0 t0। इसकी घात कितनी है, b। यहाँ पे कितनी लगाई हमने, b। अब g के लिए लग देंगे और घात c रख देंगे। देखिए g का हमारा हो जाएगा m0 l1 t -2, घात कितनी आ जाएगी, c। m0 l1 t -2। अब देखें स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, a का गुणा अंदर कर देना है, b का गुणा अंदर कर देना है और c का गुणा अंदर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हम वही रखेंगे, फिर आखिरी में इसकी और इसकी तुलना करेंगे। तो m0 l0 t1 आ गया। अब यहाँ पे a का गुणा अंदर करा, तो देखिए m0 से गुणा a का करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 से a का गुणा करेंगे तो a आ जाएगा, तो t से 0 से a का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हम b का गुणा कर देते हैं m से, तो क्या आ जाएगा, b। और 0 से करेंगे तो 0, और t की पावर भी 0, 0 से b का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। अब यहाँ पे हम m का 0 का गुणा c से करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का गुणा c से करा तो c आया, t का गुणा -2 का गुणा c से करेंगे तो -2c आया। अब स्टूडेंट अब हमको क्या करना है, ये निकालने के बाद देखिए m0 l0 t1। अब ये m की जो घातें हैं, देखिए यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। अब जो आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो m की घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो m, ये घातें क्या दी है यहाँ पे, देखें 0, यहाँ m की घात है b, 0 + b, और यहाँ m की घात कितनी है, 0। अब यहाँ l की घात कितनी है, a, यहाँ l की घात है 0, और यहाँ l की घात है c। अब यहाँ क्या बचा, t। अब t के लिए देखें स्टूडेंट, अब t की घात यहाँ पे क्या है, 0, प्लस यहाँ पे t की घात है 0, और यहाँ पे t की घात है -2, और ये c। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे -2c लिखा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ। अब आप क्या करें, इन सबको जोड़ के लिख दे। तो m की घात कितनी आ जाएगी, कुल मिला के 0 + b + 0, ये आ गई b। और l की घात क्या आ जाएगी, a + 0 + c, तो आ जाएगी a + c। और यहाँ पे t की घात कितनी आ जाएगी, 0 + 0 -2c, तो ये आ गई कुल मिला के -2c। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है हमको, अब देखिए बाएं पक्ष को तो वही का वही है। अब हमको यहाँ पे जो बाएं पक्ष में m है और जो दाएं पक्ष में m है, इन दोनों की तुलना करनी है। m और m है, देखिए यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक 0 घात है। तो m जब 1 है तो b को किसके बराबर रख दें, 0 के, तो आ गया b बराबर 0। अब ये a + c है, ये किसकी घात है, l की, और यहाँ पे l की घात है 0, तो a + c बराबर 0, a + c बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे l की घात 0 और यहाँ पे l की घात a + c है। तो हमने देखा है कि अगर दोनों चीजें बराबर हों तो उसकी घातें आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो उस आधार पे t की घात है -2c और यहाँ t की घात है 1, तो हम लिख देंगे, देखिए t की घात -2c है, हमने लिख दिया -2c, और यहाँ पे t की घात कितनी है, 1। तो स्टूडेंट ये c बराबर कितना होगा, इसको देखें आप, ये हो जाएगा 1/-2, 1/-2, तो हम लिख देंगे -2। तो ये आ गई हमारी c की घात। b की घात तो डायरेक्ट निकली हुई है, अब हमें ढूंढनी है a की घात। तो a + c बराबर 0 है, तो c का मान रख दो इसमें। तो देखिए a + c बराबर 0 है, ये लिखा है। तो a c की घात, c का दिया है हमें मान, -1/2 निकाला, ये उधर जाके क्या इसमें बदल जाएगा, प्लस में, तो 1/2। तो ये आ गए हमारे a की मान, b का मान और c का मान। अब जब ये मान आ गया है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे बोर्ड को रब कर रहा हूँ, ये जो चित्र बना है इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, ये निकल के आ गए हमारे a का मान, b का मान और c का मान। इसको अब कहाँ रखना है, इसको हमको रखना है ये वाली समीकरण में, जो पहली समीकरण है ये, इसमें हमको रखना है। तो हम इसको समीकरण 1 भी नाम दे सकते हैं। हम लिख देंगे समीकरण 1 में a, b और c का मान रखने पर। अब देखें स्टूडेंट ध्यान से, अब ये जो पहली समीकरण है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, t अनुक्रमानुपाती l, और क्या है, a दिया है यहाँ पे, और m की घात b मानी थी, और g की घात कितनी मानी थी, c। अब मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे। तो l की घात हमारी कितनी आ गई है, ये है हमारी a, तो a की घात है 1/2, लिख दिया 1/2।
m b की घात कितनी आई है, b की घात है 0, लिख दिया 0, और g की घात कितनी है c, और c बराबर आया हमारा -1/2, -1/2। अब इसको आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये जो l की घात जो 1/2 है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं √l, और m की घात 0 है, तो किसी भी चीज की अगर घात 0 होती है, अगर किसी भी चीज की घात 0 होती है तो उसका मान कितना आता है 1, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आ गया 1, और ये क्या है, g की घात -1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखें स्टूडेंट, g की घात कितनी थी -1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/g की घात 1/2, क्योंकि जब घात ऊपर जाती तो क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल का g या √का g, तो मैं इसको लिख देता हूँ √g। तो आप देखें स्टूडेंट, अब दोनों के बीच में दोनों के ऊपर √ है, तो इसको लिख सकते हैं √L/g। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया सूत्र बन के। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। पर विमीय विधि की क्या है, एक विशेषता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, नियतांक के मान को ज्ञात नहीं कर सकते, नियतांक के मान को ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम लिख देते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, के लिख देते हैं और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया सूत्र निकल के किसका, आवर्तकाल का, T बराबर के वर्गमूल L/g। तो देखें आप कि कैसे हमने इस सूत्र की स्थापना करी। तो ये विमीय विधि से, अगर हमको ये पता है कि इस चीज पे निर्भर करता है, तो हम इसको विमीय विधि से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन इसका फायदा भी है, हमें पता चला कि आवर्तकाल जो होगा वो बढ़ेगा अगर उसकी धागे की लंबाई बढ़ा दो, तो ग्रेविटी का मान को कम कर दो, तो इसका आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, क्योंकि नीचे लिखा है। तो स्टूडेंट आप क्या करें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको, 2 बार देख के करें और दो बार बिना देखे करें, तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब आप इसे नोट करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।